तो अपना सेकेंड लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट, फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एवरेज वैल्यू डीसी, व्हाट इज डीसी करंट, व्हाट इज दी डीसी करंट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? डीसी करंट में यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है। यूनि डायरेक्शनल मीन्स किसी एक डायरेक्शन में आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। डीसी करंट डजंट मीन कि कांस्टेंट करंट। कॉन्सेप्ट क्या था कि डीसी में हम लोग कांस्टेंट करंट बोलते हैं, 5 एम्पियर 10 एम्पियर। करंट वैरी करेगा लेकिन डायरेक्शन फिक्स रहेगा, या तो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा या सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल फ्लो करंट, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद और एसी करंट के बारे में समझे थे हम लोग। एसी करंट में क्या देखे थे हम लोग? बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। एसी करंट में हम लोग क्या देखे थे? बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। जैसे एग्जांपल कोई भी ले लो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ये टाइम एक्सिस, और डीसी जो मान लो करंट ले रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी करंट है, निगेटिव भी डायरेक्शन में है। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि घर में जो मैं अपना सप्लाई जो जाता है वो एसी करंट ही रहता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या समझना रहता है? जैसे कल बताया था 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसका मीनिंग समझना जरूरी है। 220 वोल्ट बेसिकली क्या देता है? पिक वोल्टेज नहीं देता। क्या देता है? आरएमएस वैल्यू। क्या देता है? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को भी कल हम डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर। इसको देख लेंगे फॉर्मूला क्या था इसका, रूट मीन स्क्वायर। पहले कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद उसका मीन निकाल लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वो क्या देगा? आरएमएस वैल्यू। एसी में एसी करंट जब भी किसी सर्किट में फ्लो करता है तो हम लोग आरएमएस करंट का ही फ्लो देखते हैं, वहाँ पर पीक करंट की बात नहीं करते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, जहाँ पर एसी करंट का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कांस्टेंट जो पीक करंट हो या पीक वोल्टेज हो वो अप्लाई नहीं। कौन सा करंट फ्लो होता है? आरएमएस करंट फ्लो होता है। कोई भी सर्किट है, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये हम एसी करंट फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर करंट जो फ्लो होता है आईआरएमएस, यानी पीक करंट का फ्लो नहीं होता। कौन सा करंट फ्लो होता है? आईआरएमएस। डीसी करंट में हम लोग अपना पीक करंट को लेते हैं। डीसी करंट में यदि कांस्टेंट रहा तो, वेरिएबल रहा तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो ये ध्यान देने की बात है कि एसी करंट जब कोई भी सर्किट रहेगा प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर, तो उसमें कौन सा करंट यहाँ फ्लो करेगा? आईआरएमएस। ठीक है बेटे। और उसके बाद फिर क्या डिस्कस किए थे? एवरेज फार्मूला, यानी हाउ कैन फाइंड आउट एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट, हाउ कैन फाइंड आउट एवरेज टर्म। इससे टर्म से रिलेशन था। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं वो फंक्शन यदि वेरिएबल है, जैसे हम लोग देखे थे स्पीड के केस में, डिस्टेंस यानी स्पीड कभी 0 हो रहा था, कभी 10, 50, 20, जहाँ पर वेरिएबल रहेगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जैसे करंट है, करंट का वैल्यू, जैसे एसी करंट लिए एवरी टाइम पे करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंजेज होंगे। यानी जनरलाइज वे में कोई भी फंक्शन हो जिसका वेरिएबल फंक्शन हो, हाँ, तो उसको वहाँ पर हम लोग एवरेज टर्म डिफाइन करेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे? एवरेज टर्म। जैसे स्कूल में बच्चे, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, क्लास में गए और 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 करीब बच्चे बैठे हुए हैं और हाइट पूछा जा रहा है। तो भाई 40 बच्चे को हाइट बताना बहुत समय लग जाएगा। कोई इंस्पेक्शन कमेटी आई, अब कहे कि आपके इस क्लास में किस बच्चे के क्या हाइट है, तो बोलोगे राम का हाइट 4.2 है, श्याम का हाइट 5.2 है, तो ये तो चार उतना देर सुनने के लिए थोड़ा बैठा है, उसके पास 1 मिनट टाइम है, तो आप क्या बताओगे? एवरेज हाइट। आप क्या बताओगे? एवरेज हाइट। तो एवरेज का टर्म को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में एवरेज टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं एवरीवेयर। तो ये तो ठीक है, एवरेज समझ गया।
या अब यहाँ पर कल जो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला क्या डिफाइन किए थे, कोई भी है एवरेज का कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मान लो वाई है, चाहे यहीं पर ले ले। यहाँ पर हम लोग का जनरल क्या था, करंट के टर्म हम लोग देख रहे थे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, चाहे कोई भी फंक्शन है जो टाइम पर डिपेंडेंट हो। यहाँ पर क्या है, करंट वैरीज विथ टाइम, करंट वैरीज विथ टाइम, करंट वैरीज विथ टाइम, टाइम के साथ साथ करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, एवरेज करंट दैट विल बी इक्वल टू आई, ये आई डी टी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी टी। जैसे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस वहाँ चेंज हो रहा था हर समय, यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम, इंटीग्रेशन का मतलब सम आई डी टी, करंट का सारा सम, हर इंस्टेंट पे करंट निकाल लिए, कोई भी वेव है ये कर क्या रहे हैं, एवरी इंस्टेंट पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं और सारे को निकाल कर सम कर दे रहे हैं, यही काम हो रहा है। आई डी टी का मतलब क्या हुआ, एवरी इंस्टेंट पे आप करंट निकाल, इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है, निकाल कर सारे को ऐड कर दिए। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था मैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो बीटेक में बच्चे को बताते हैं, आई डी टी, ये इंटीग्रेशन कोई भी है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या देता है, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व, इंटीग्रेशन का मीनिंग ही होता है एरिया इंक्लोज बाय द कर्व। यानी ये जब फंक्शन है तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, कितना एरिया है, टोटल एरिया निकालते हैं बेसिकली। ये क्या कर रहे हैं, ये निकाले सब निकाल के सम तो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये फाइनली क्या देगा, एरिया देगा, राइट। तो ये एरिया भी दे रहा है, तो ये जनरल फॉर्मूला होगा आई डी टी अपॉन डी टी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, यदि मेरा एसी करंट हो या एसी वोल्टेज हो, उसका एवरेज वैल्यू यदि निकालना हो तो हम लोग क्या देखे थे, जीरो आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो करंट है आई वर्सेस टी, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मेरा जो है एसी करंट है, एसी करंट मोस्टली आपका सब सिमेट्रिक रहेगा अबाउट टाइम एक्सिस। ये भी क्या है, ये भी देखो, कोई जरूरी नहीं साइन वेव, इस तरह से भी सकता है, एसी करंट ये भी सिमेट्रिक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे 99.99% क्या है, एसी करंट सिमेट्रिक रहते हैं टाइम एक्सिस के अबाउट। और एसी करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम क्या देखते थे, एक साइकिल में, साइकिल करने का मतलब कितने देर के बाद रिपीट होता है वेव, सेम वेव फॉर्म, जैसे 0 ये टी हो गया, ये t/2, यहाँ पे साइकिल देखें, यहाँ से वेव स्टार्ट होते हैं, यहाँ दोबारा रिपीट, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तो वन टाइम पीरियड में हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज। तो यहाँ पर हम क्या देखें, अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया कि न्यूमरेटर वाला टर्म क्या दे रहा है, एरिया, न्यूमरेटर वाला टर्म क्या दे रहा है, एरिया। तो यहाँ पर ये देखो, ये एरिया क्या हो गया, सम, जो भी एरिया की वैल्यू है, मान लो 10 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल आता है, जो भी है। नीचे क्या है, नेगेटिव एरिया, एक पीरियड में ये भी एरिया सेम ही रहेगा, सिर्फ साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, -10। दोनों को सम करने पर क्या हो गया, टोटल एरिया 0। तो एसी करंट के लिए या एसी वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि सिमेट्रिक है, एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये डीसी का रहेगा, डीसी के लिए कल जैसे हम लोग देखे थे, हाफ साइकिल का क्या आया था बेटे, हाफ साइकिल का 2I0/π, यही था ना, हाफ साइकिल का इसको कहेंगे, ये तो पी 0 हो गया, पी 0 to t/2, ये I0 मान लिए। इसका एवरेज वैल्यू हम लोग निकाले थे, आई एवरेज टू I0 करंट अपॉन पाई, राइट। तो ये एवरेज यानी डीसी करंट का एवरेज डिफाइंड होगा, ये ध्यान देने की बात है, राइट। फॉर्मूला में आप जैसे इसी को क्या कैसे निकाल लेते हैं, आई की जगह पर I0 साइन ओमेगा टी रख दिए थे, कितने पीरियड के लिए, 0 to t/2 के लिए, बाकी के लिए तो यहाँ 0 है, लिमिट डाल दी तो 0 to t/2, यहाँ भी टाइम 0 to t/2, सॉल्व करने पर 2I0/π आएगा। कल एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था एवरेज जैसे निकालने के लिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था, यदि साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2,
cos स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2। बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इससे, यानी कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। और फिर और क्या किए थे हम लोग, ये आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम लोग फिर, राइट। तो आरएमएस जैसे है इफ द वेव इज साइनसॉइडल, यही यदि वेव रहता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर क्या होगा I आरएमएस I नॉट अपॉन √2, I नॉट अपॉन √2, वोल्टेज V आरएमएस। लेकिन ध्यान देना है जब वेव इनपुट वेव ये रहेगा तब, उसी के लिए, सारी के लिए नहीं, आपको यही इसी के लिए पढ़ना ही है सिलेबस में। तो ये नहीं कि सब जगह इसको लगा देने का है, जब I नॉट साइन ओमेगा टी दिया रहेगा तब, राइट। उसी तरह से V आरएमएस V नॉट अपॉन √2, V नॉट अपॉन √2। अब जो मैं बताया था जैसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया रहता है, तो ये क्या है V आरएमएस है, तो V नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू 220 ये √2 मल्टीप्लाई ये देगा V नॉट, राइट बेटे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके डन। तो हम लोग V आरएमएस समझ गए थे कैसे निकालना है, ये दोनों फॉर्मूला काम का चीज़ है। यहाँ से पीक करंट पूछेगा निकालने के लिए, या पीक वोल्टेज क्या है कितना होगा, और दूसरा है हाफ साइकिल वाला, हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू 2I नॉट अपॉन पाई, या वोल्टेज रहेगा तो 2V नॉट अपॉन पाई। ये चार फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि सप्लाई वोल्टेज मेरा AC है और इम्पीडेंस प्योर रेजिस्टेंस है, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस और AC करंट है। मैं ऑलरेडी बताया जो करंट फ्लो होता है वो I आरएमएस फ्लो होता है। जैसे अभी तक जो पढ़ते थे हम लोग, जो डीसी बैटरी से जो क्योंकि डीसी बैटरी सिंबल क्या रहता है, डीसी करंट का बैटरी का ये, AC करंट का सिंबल इस तरह से, प्लस माइनस करंट जहाँ से निकलेगा उसको प्लस, इसको माइनस। अब आ जाए कम टू द पॉइंट। अब आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कल क्या रिवीजन हो गया ऑलमोस्ट। आज का टॉपिक क्या है, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। कहने का मतलब कि जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, सप्लाई क्या देंगे AC वोल्टेज, सप्लाई क्या दिए AC वोल्टेज, यानी यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। हमें निकालना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, हमें क्या निकालना है, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। फाइंड द करंट फ्लो इन द सर्किट, फाइंड द करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, क्या लगा देंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ 8th में भी पढ़ना था, राइट। सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ध्यान से देखो बेटे इसको। हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या करता है कि क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0। किसी भी क्लोज लूप, KCL क्या था, नोडल किसी नोड पॉइंट के लिए डिफाइन किए थे, राइट। और KVL क्या था, क्लोज लूप के लिए डिफाइन किए थे। नोड का मतलब क्या होता था, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा वायर किसी पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, उसको नोड बोलते हैं। तो यहाँ ये क्या है, क्लोज लूप है। तो जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं A, और इस तरह से हम ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे, करंट अपना ये फ्लो कर रहा है। अब देखो A से B गए, क्या हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लेंगे। ध्यान देने की बात है, वोल्टेज इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में ही है। इसमें मैं अपना भी रूल दिया था, लोग बताया था, वो लेक्चर देखिएगा आप लोग, शायद हाँ अपलोड है वो लेक्चर, हाँ उसको जाके आज जरूर देखिएगा, ऑलरेडी वो लेक्चर अपलोड है। उसमें न्यू अपना एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ जिससे प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आप देखो बेटे यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, वोल्टेज इंक्रीज करने पर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, वोल्टेज डिक्रीज करने पर नेगेटिव। A से B गए
क्या हुआ, वोल्टेज इंक्रीज, क्या है V है, वोल्टेज पॉजिटिव होगा, V कर दिए। अब यहाँ से आगे बढ़े, कोई यहाँ एलिमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा, आगे बढ़े, यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। करंट मान लीजिए, हमें तो करंट ही तो निकालना है, मान लिए करंट आई, ध्यान देना है यहाँ आई क्या होगा, आई आरएमएस होगा, कभी भी आई नॉट कंसिडर नहीं करना है, पीक करंट नहीं फ्लो करता है, एसी करंट जहाँ भी फ्लो करेगा तो आई आरएमएस फ्लो करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस क्या हो, करंट के डायरेक्शन में हम मूवमेंट करते हैं, उसमें बताया था मैं, करंट के डायरेक्शन में यदि आप वॉकिंग कर रहे हो तो क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, करंट का डायरेक्शन क्या है, यही है, ये करंट का डायरेक्शन। मेरा इस पॉइंट के बाद यहाँ से मूवमेंट क्या है, इसी डायरेक्शन में है। यदि करंट का डायरेक्शन और मेरा मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसमें मैं ये फंडा दिया था, जाकर रिवाइज कीजिएगा। करंट का डायरेक्शन और मेरा पर्सनल, मैं पर्सनल अपने आप को यहाँ से मूव कर रहा, यहाँ से स्टार्ट जर्नी किया और यहाँ पे पहुँचा, फिर पर्सनली अपना मूवमेंट है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहने पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, अपोजिट होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मेरा भी मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप, तो इसको क्या लिखेंगे, निगेटिव साइन, वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव साइन, वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव साइन, ये क्या हो गया, आई आर, और फिर इस पॉइंट पे पहुंच गए, सम ऑफ द टोटल वोल्टेज ड्रॉप दैट विल बी इक्वल टू 0, यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ करता है, कि जो 10th में भी था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सम ऑफ द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर दिए इसको। टारगेट क्या है, ये आई निकालना है, ठीक है, चलें, V इक्वल टू आई आर कर दिए, राइट बेटे, आई आर इक्वल टू V, और V क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज दी आई, आई इक्वल टू V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, V नॉट अपॉन R को हम क्या लिख दिए, करंट, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट हियर आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो, तो करंट क्या आ गया मेरा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सप्लाई वोल्टेज क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद, अब यहाँ पर हम लोग को फेजर डायग्राम पढ़ना है, यानी फेज करने मतलब जो सप्लाई वोल्टेज और करंट, फेज किसको बोलते हैं, एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा को क्या बोलते हैं, फेज। फेज करने में व्हाट इज द स्टेटस, वो सिग्नल कहाँ पर है, हाँ, तो जैसे वो कहते हैं ना कि फेज, मेरा फेज क्या है, मैं यहाँ भी खड़ा हूँ, थोड़ी देर के बाद मेरा फेज क्या है, इधर टर्न कर गया, यानी स्टेट बताता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन, सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, वो फेज से मालूम करता है। फेज बेसिकली क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, क्या एंगल टर्म को ही बोलते हैं फेज। यहाँ पर ध्यान से देखो, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है फेज यहाँ पर, इसके लिए सप्लाई वोल्टेज के लिए ओमेगा टी, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर करंट के लिए फेज क्या है, ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम। फेज सेम होने का मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन सेम, यानी दोनों के दोनों पैरेलल है, आर रेजिस्टेंस सेम फेज करने का मतलब, जैसे आप, जैसे मैं को, मैं और अमन दोनों आदमी सेम फेज में है, कहूँ दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में वॉकिंग कर रहे हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट भी सेम है, घर से दोनों, इसके घर से मैं भी जर्नी स्टार्ट किया, ये भी अपने घर से ही जर्नी स्टार्ट किया, दोनों का जर्नी इसके घर से है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अकेडमी दोनों आदमी पहुंच रहे हैं। तो ये कब होगा, जब ये दोनों एंगल सेम होगा, दोनों एंगल सेम होगा तभी होगा, राइट बेटे, ठीक है। फेज का मतलब समझ में आ गया, एक्चुअल क्या मीनिंग है, एज ए लेमैन जैसे उसको फेज का मतलब, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में व्हाट इज द फेज रिलेशन, फेजर डायग्राम भी बनाना, उसको अब ड्रॉ करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, जो इक्वेशन अपना आया है उसको पहले लिख लें। सप्लाई वोल्टेज क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या यहाँ पे आया है, वी अपॉन आर। आई क्या आया है, आई नॉट क्या आया है, वी नॉट अपॉन आर। ये आई नॉट क्या है, पिक करंट। और ये वी और आई ये दोनों क्या है, आरएमएस वोल्टेज और करंट। वी आरएमएस और आई आरएमएस। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों के बीच में फेज रिलेशन। तो एज ए पहले सिंपल ग्राफ से देखे, अभी मैंने क्या समझाया, ये एंगल दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब क्या निकला, वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में जब सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस रहे और सप्लाई वोल्टेज एसी रहे तब, ओनली फॉर दिस, जैसे जैसे सर्किट में दूसरे के लिए पढ़ेंगे उसके लिए स्टेप बाय स्टेप, ओनली यदि एसी करंट का सप्लाई हो रहा हो और सर्किट में सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो, तब हम क्या देते हैं, वोल्टेज एंड करंट का फेज सेम। वोल्टेज एंड करंट का फेज जो है सेम। कब सर, किसी हमेशा, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, ओमेगा टी, राइट। डायग्राम में, एक सिंपल डायग्राम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये देखो, ये वोल्टेज हो गया और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों का सेम। फेज का मतलब क्या होता है, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। फेज यही बताता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे जाना है। सेम फेज का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम। ये तो हो गया एज ए लेमन, आपको बहुत सिंपल में समझाने की टेक्निक में बताया भाई, कैसे हर आदमी इसको समझ सकता है। अब थोड़ा सा ग्राफिकली इसको अच्छी तरह से और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, है क्या ये चीज़ें। अब यहाँ पर टाइम एक्सिस मैंने कंसीडर कर लिए, क्योंकि वेरिएबल क्या है, करंट क्या है, आपको टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये पहला क्या दे रहा है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, जो अभी ड्रॉ करें। ये भी फेजर डायग्राम है, लेकिन ये सिंप्लीफाई में, यानी हर आदमी इसको समझ सकता है, लेकिन रियल में इस तरह से एक्सप्रेस करें। फेजर डायग्राम क्या देता है, रिलेशन बिटवीन द फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज का रिलेशन है, ठीक है। चलो पहले वोल्टेज की बात करें, तो वी नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी। मैंने क्या किया कि वी नॉट ड्रॉ कर दिया, ये वी नॉट हो गया, वी नॉट से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है इसका फेज, ये कितना इंक्लिनेशन पे है, ओमेगा टी से है, टाइम एक्सिस से ओमेगा टी पे है, ओमेगा टी पे ये कर, ओके। अब ध्यान से देखो कि इस वी नॉट का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन यही हुआ, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन यही हुआ, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये देखो ओमेगा टी है, तो ये नीचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। कंपोनेंट देखें तो ये क्या है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट का वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, भी है ना। तो इसका वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या आया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एक्चुअल में क्या दे रहा है, वोल्टेज। ये क्या दे रहा है एक्चुअल में, वोल्टेज V, राइट बेटे। ये एक्चुअल में क्या दे रहा है, V दिया, क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा अब चले इस पर आ जाए, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से समझो, इसका भी एंगल तो यही है और इसी डायरेक्शन में जाएगा, आई भी डिफाइंड होगा क्योंकि दोनों का सेम फेज है। हाँ, ये वी नॉट क्या दिया, पिक वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू है 15 20 जो रहेगा तो वो 20 इसका लेंथ रहेगा। अब यहाँ पर आई नॉट क्या है, आई नॉट वी नॉट अपॉन आर, जो भी होगा वी नॉट से छोटा ही है ना, डिवीजन कर दिया रेजिस्टेंस से, तो वी नॉट से तो छोटा ही रहेगा।
तो ये मान लिए कि ये यहीं तक मेरा आई नॉट हुआ। और फिर देखिए ध्यान से, इसका भी वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या देखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और इसी चीज को सिंपल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों को सेम डायरेक्शन में दे दिए, राइट। आई नॉट का लेंथ छोटा रहेगा भी नॉट से, डिपेंड करेगा आर का वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम फेज, एक ही डायरेक्शन में। ये डायग्राम पे भी देखो एक ही डायरेक्शन में, यहाँ भी मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल सेम है, क्योंकि एंगल सेम है। तो दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। ये आपसे अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर प्योर रेजिस्टेंस 0 डिग्री, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस बिटवीन प्योर रेजिस्टेंस, सर्किट में एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, 0 डिग्री। चाहे दोनों का फेज लैंग्वेज में दे देगा, सेम फेज में है कि अपोजिट फेज में है कि 90 डिग्री फेज पर है, लाइक दैट। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, राइट बेटे। अच्छा, और सिंपली फिर ऐसे भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यही सेम रेजिस्टेंस दे दिए 2 ओम, ये सप्लाई वोल्टेज जैसे भी मैं दे दिया 20 वोल्ट साइन 40 इंटू टी, 20 है, 20 साइन 40 टी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फाइंड द करंट आई, फाइंड द करंट आई। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने का, इसका ट्रिक देखो कैसे करने का है। इस फेजर से इसी से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या दे रहा है, ये वी नॉट दे रहा है। यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या मिला, वी नॉट 20 ओमेगा टी, ये ओमेगा क्या है यहाँ पर 40 दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ आई क्या है मेरा, आई नॉट प्योर रेजिस्टेंस के लिए सेम फेज है साइन ओमेगा टी। आई नॉट हम निकाल सकते हैं ना, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, और वी नॉट 20 है, 20/2 10 एम्पियर। यहाँ क्या करेंगे, आई नॉट की जगह पर 10 रख दी, और साइन ओमेगा क्या है 40, फ्रैक्ट देना लिखिए, काम खत्म। करंट क्या हो गया 10 साइन 40, 10 साइन 40। कोई लूप इक्वेशन नहीं लिखा, कुछ नहीं, डायरेक्ट दोनों का मुझे पता है, सेम फेज है, सब कुछ है, निकाल के अपना काम खत्म कर ली। ठीक है, ये देखो, ये क्या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या होगा, वी नॉट अपॉन आर। वी नॉट कितना है 20, आर कितना है 2, तो 20 अपॉन 2 10 एम्पियर आ गया। आई नॉट को जगह पे 10 रख दिए। ओमेगा क्या है, यही ओमेगा तो सेम रहेगा ना, जो वोल्टेज का है। ओमेगा 40 है तो 40 रख दिए इंटू टी, क्योंकि क्या है दोनों का एंगल सेम, ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये तो हो गया प्योर रेजिस्टेंस के लिए। एक इसमें और कैसे वेव डायग्राम भी है, 10/10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा, यदि सर्किट में सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस है, सप्लाई वोल्टेज एसी है, तो वोल्टेज और करंट का सेम फेज होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज योर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दोनों का फेज सेम है, इक्वेशन दोनों का यही रहेगा। अब फेजर डायग्राम देख लिए। अब वेव फॉर्म में इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान से देखो। तो जैसे है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, टाइम एक्सिस v, ये क्या दिया v, एम्पलीट्यूड v नॉट। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, दोनों का फेज सेम है। t इक्वल टू 0, वोल्टेज 0, t इक्वल टू 0, करंट 0, साइन 0, 0, दोनों का इनिशियल सेम पॉइंट। पीक भी देखो तो एक ही साथ, ओमेगा टी π/2 रहेगा तो मैक्सिमम करंट देगा। यहाँ भी ओमेगा टी सेम फेज है, सब एंगल सेम आएगा, तो करने वाला आई भी इसी डायरेक्शन पे, इसी पर फ्लो करेगा। आई भी
आई और वी दोनों का डायरेक्शन वेव फॉर्म एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। जिसमें वी पिक होगा तो आई भी पिक होगा, जिसमें वी जीरो होगा आई भी जीरो होगा। तो दिस इज कॉल्ड वेव डायग्राम, दिस इज कॉल्ड वेव डायग्राम, राइट बेटे। तो इसमें क्या क्या पढ़े प्योर रेजिस्टेंस में? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से नक्सल क्या निकला? दोनों का करंट का वोल्टेज का फेज से, और दिस इज योर वेव डायग्राम प्योर रेजिस्टेंस के लिए। उसी तरह से आप रेजिस्टेंस के बदले जब इंडक्टर रहेगा तो ये सारा चीज़ फिर रिपीट करेंगे, निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है इंडक्टर के केस में। चलो बेटे यहाँ तक हो गया, ओके डन। पावर यदि पूछता है निकालने के लिए तो पावर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? आई स्क्वायर आर। यहाँ ध्यान रखना आई आरएमएस लेना होगा, आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। पावर यदि करता है तो आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। पीक वाला कभी नहीं डालेंगे यदि सर्किट में एसी करंट फ्लो कर रहा है, ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का? प्योर इंडक्टिव सर्किट। यदि सिर्फ इंडक्टर रहे प्योर तब क्या होगा? वोल्टेज देंगे तो आई का वैल्यू क्या होगा, दोनों के बीच का फेज रिलेशन देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है बेटे कि प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि रेजिस्टेंस के बदले में अब स्प्रिंग आ गया इंडक्टर। सप्लाई वोल्टेज मेरा वही रहा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आई फ्लो किया, ठीक है। इंडक्टर के केस में आप वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना होता है? क्या फॉर्मूला है? V इक्वल टू एल डी आई अपॉन टी। एल क्या हो गया? जिस तरह से रेजिस्टेंस आर ओम लेते हैं, एल इंडक्टेंस बोलते हैं। एल क्या है? इंडक्टेंस। एल क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्योंकि 10 तक अभी तक सुने नहीं होंगे। एल क्या हो गया? इंडक्टेंस। जिस तरह से रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं उसी तरह से इंडक्टेंस हो गया। इम्पीडेंस जनरल टर्म इम्पीडेंस होता है, रेजिस्टेंस रहेगा तो आर, इंडक्टेंस रहेगा तो एल, राइट। इसको एल क्या हो गया? इंडक्टेंस हो गया। तो इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं? V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। जब रेजिस्टेंस रहता था तो V इक्वल टू आई आर निकाल देते प्योर रेजिस्टेंस के केस में, V इक्वल टू आई आर। जब इंडक्टर रहेगा तो V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। अब चले लगा दें किरचॉफ केवीएल रूल। फिर केवीएल रूल का चले, यहाँ से स्टार्ट करें जर्नी। वोल्टेज इंक्रीज V, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव आएगा। मान लेते हैं ये, इसको E दे देते हैं, V माइनस E इक्वल टू 0। V इक्वल टू E क्या है? एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है बेटे। हमें निकालना क्या है? करंट। वोल्टेज मालूम है, इंडक्टर्स के क्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा उसी पर फोकस है, तो हमें करंट निकालना है। तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V डी टी इक्वल टू एल डी आई, एल डी आई, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तभी डी आई को आई कर लिख देंगे, तो इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, एल इंटू आई। ये V डी टी, V क्या है यहाँ पर? वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ लिख देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी इंटीग्रेट करना है। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो इसका क्या आ जाएगा मेरा? माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय टाइम के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है तो डिवीजन भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा। क्या फिर से लास्ट वाला स्टेप रहेगा? क्या देखे साइन का कॉस, कॉस का क्या हो गया, सॉरी यहाँ साइन था ना, साइन का माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ टाइम वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2t 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। जैसे आपका इंटीग्रेशन जैसे रहता है ना, जैसे फंक्शन जो वेरिएबल है उससे जैसे मल्टीप्लाई रहेगा 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब क्योंकि आप जानते हो साइन ये किसका है, ये जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन कॉस थीटा, लेकिन यही थीटा यदि कोई 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, हम सिर्फ साइन थीटा का कॉस थीटा लिख रहे हैं ना, लेकिन जो मल्टीप्लाई किया उसका तो नहीं लिखे, 2 डिवाइडेड बाई 4 तो मेरा क्या आ गया फाइनल करंट आई को उधर आई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। चलो ये सारे को मिटाता हूँ, लिख लो पहले सारे लिख लो। हो गया बेटे, आप चले इसको मिटाएं। आप देखें करंट का भी वैल्यू आ गया, दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लेते हैं, v और i का। v अपना हो गया v0 साइन ओमेगा टी, i कितना आ गया माइनस v0 अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, आप ध्यान से देखो, इसको हम i0 लिख लेते हैं, जैसे v0 अपॉन आर को लिखे थे ना i0 रेजिस्टेंस केस में, यहाँ इसको i0 लिख दिए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा एल जो हो गया वो आर हो जाएगा, वो हाँ ओमेगा एल यहाँ पर इंडक्टेंस के केस में इंडक्टिव इम्पीडेंस उसी को बोलते हैं। यहाँ पर उसको कैसे लिखते हैं हम लोग कि जो आर का रोल था यहाँ पर क्या हो गया, इंडक्टेंस के केस में इम्पीडेंस क्या होता है, इंडक्टेंस के केस में एक्स एल लिखते हैं, एक्सएल फॉर इंडिकेट फॉर इम्पीडेंस, और इंडक्टिव इम्पीडेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस वी कैन से, इंडक्टिव रिएक्टेंस या सिंपली इम्पीडेंस भी आप बोल सकते हैं। इम्पीडेंस मीन्स लोड कितना है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यहाँ है ना, ये देखो ओमेगा एल। तो वी नॉट अपॉन एक्स जेड इम्पीडेंस जैसे रेजिस्टेंस आई नॉट दे दिया, राइट। तो यहाँ पर इसको आई नॉट है बेसिकली क्या, ये देखो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। जब बीटेक में आप जाओगे तो वहाँ पर इम्पीडेंस टर्म यूज करते हैं। जब सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर रहता है तो रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। यहाँ तो अभी प्योर देखो ना, आर एल सी जब तीनों आएगा तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस, राइट। क्योंकि आपका रेजिस्टेंस भी हो गया, इंडक्टर भी हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, राइट। दूसरी तरह से यहाँ पर इंडक्टिव इम्पीडेंस एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू क्या हो, डेट इसको ध्यान रखना ओमेगा एल, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, इंडक्टिव इम्पीडेंस दिस इज द मोर एक्यूरेट वर्ड, इम्पीडेंस, रिएक्टिव इंडक्टिव इम्पीडेंस, राइट बेटे, समझ में आया। तो क्या हो गया अभी तक, अब सारे नीचे से मैं मिटाता हूं। तो यहाँ पर आई नॉट क्या आ गया, आई नॉट को साइड में उधर लिख लेते हैं, आई नॉट हो गया है वी नॉट अपॉन एक्सएल, वेयर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, वेयर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। अब चले ध्यान दें, अब भाई क्योंकि अब आई तो निकल गया मेरा, लेकिन अभी रिलेशन देखना है फेज का भी और आई के बीच में, असली तो काम वही है मेरा। लेकिन यहाँ डिफिकल्टी क्या है
कि यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो मुझे किसी तरह से इसको भी साइन में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास कन्वर्ट करने क्या उपाय है। साइन ये कॉस ओमेगा टी माइनस क्या होता है π/2 माइनस थीटा ना, π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्लियर। और दूसरा और क्या हो सकता है कॉस π/2 प्लस थीटा भी, यानी इससे π/2 प्लस थीटा, ये भी क्या देता है साइन थीटा, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी क्या देगा साइन थीटा। आप देखो दोनों में से किसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही वैल्यू दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर जैसे है, जब देखो यहाँ पर क्या है ओमेगा टी, थीटा की जगह पर क्या है ओमेगा टी, थीटा की जगह पर ओमेगा टी। चलो इसको अब मिटा देता हूँ, ओमेगा टी लिख देता हूँ। ठीक है बेटे, ये तो हो गया जनरलाइज फॉर्मूला अपना, कॉस π/2 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, और कॉस π/2 प्लस थीटा साइन थीटा है मेरा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर ओमेगा टी, कहने का मतलब कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस ओमेगा टी रहेगा, तो ये क्या देगा साइन ओमेगा टी देगा, ये क्या देगा साइन ओमेगा टी। और भी कैसे राइट इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर ले, यदि साइन ओमेगा टी राइट डाउन इस तरह से, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी यदि लिखते हैं, ये क्या दे देगा कॉस ओमेगा टी, ये बेस्ट वे। ठीक है क्लियर। तो कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, राइट। तो इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस ओमेगा टी लिख देते हैं, I0 साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है बेटे। आप देखें साइन माइनस थीटा साइन, ये भी जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन तो आ गया, V0 ये साइन आ गया। अभी लेकिन बाहर में माइनस है, माइनस को अंडर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब देखो क्या हो रहा है, अब आ जाओ ये मेन फंक्शन अपना, b इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन मिल गया, ओमेगा टी से चालू हो रहा है, ओमेगा टी से यहाँ भी चालू हो रहा है। यहाँ पर फेज क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा क्या है 0, यहाँ पर थीटा क्या है -π/2। तो दोनों को देखने से क्या, दोनों का फेज डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका फेज डिफरेंस लैग कर रहा है, कितना से π/2 से। निगेटिव साइन का मतलब लैग, निगेटिव साइन का मतलब लैग कर रहा है, राइट। यदि ये V0 है तो I0 का क्या होगा π/2 से लैग कर गया। लीड करने का मतलब ऊपर 90 डिग्री, लैग करने का मतलब नीचे 90 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, फेज का डिफरेंस क्या है 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इंडक्टर के केस में, वोल्टेज और करंट में फेज रिलेशन क्या है, करंट लैग बाई 90 डिग्री, करंट लैग बाई 90 डिग्री। फेज डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, करंट लैग बिहाइंड, इसको मिटा दो बेटे हम। तो यहाँ पर फाइनली क्या लिखेंगे, करंट लैग बाई 90 डिग्री। फेज का रिलेशन यही हुआ, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब इसको सिंपल वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मान लो ये मेरा है वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल फेजर डायग्राम देखेंगे, पहले सिंपलीफाइड फॉर्म में देखेंगे। ये है V0, तो क्या करा, करंट इससे 90 डिग्री लैग कर गया, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, I इसको मिटा दो, ठीक है। 90 डिग्री से लैग कर गया, V0 का ये डायरेक्शन है, करंट
90 लैग कर गया। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री लैग किया। ये अब देगा स्टेटमेंट में, आपको दे देगा कि जब सर्किट मेरा प्योर कैपेसिटिव इंडक्टिव है तो वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस, करंट लैग बाई 90 डिग्री या सेम फेज में है कि लीड बाई 90 डिग्री लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें, लैग कर गया। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें क्योंकि सारा चीज तो पता हो गया हम लोग का। अब समरी अप कर लेते हैं इसको। जब प्योर इंडक्टिव है हमने क्या देखा, वोल्टेज यदि V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं तो करंट कितना आ गया, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर I नॉट इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट अपॉन एक्सएल एंड एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। यही समझी हो गया। अब इसका फेजर डायग्राम देखें, ड्रॉ करते हैं जैसे अभी रेजिस्टेंस का किए थे उसी तरह से सेम। ये देखो ये हो गया, आप ध्यान से ये क्या हो गया, वी नॉट कितना एंगल है, साइन ओमेगा टी, ये एंगल साइन ओमेगा टी वी नॉट। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या दे देगा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका करना है, ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, I नॉट, लेकिन क्या है यहाँ पर ये लैग कर रहा है कितना, बाई 90 डिग्री, यानी इससे 90 डिग्री, यानी ये क्या दे दिया, I नॉट। ठीक है, अब ये क्या दे, ये देखो 90 डिग्री से लैग कर गया, 90 डिग्री से लैग कर गया, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखो एंगल ये कितना, यहाँ से कितना बना लिया, ये 90 डिग्री, 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी। ये एक इसको यदि एक को डायरेक्शन में पॉजिटिव रखते हैं, ओमेगा टी को यदि क्लॉकवाइज, ये हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा टी को पॉजिटिव रखते हैं तो इसको 90 डिग्री पाई बाई टू, इस तरह से साइन को ध्यान रखना होगा, साइन को ध्यान रखना होगा, वही सेम आ जाएगा। तो इसका ये वर्टिकल पोजीशन क्या दे देगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन ये जो वेव I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये फेजर डायग्राम रिलेशन हो गया। ठीक, ओके। अब वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया फेजर डायग्राम। कर लो बेटे, कर ले, तब आगे बढ़ते हैं। वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये डायग्राम यहाँ क्लियर हो गया एंगल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज लैग कर रहा है, करंट का फेज लैग कर रहा है बाई 90 डिग्री। और दूसरा चीज, नया चीज एक क्या सीखे, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इंडक्टिव इम्पिडेंस, इंडक्टिव इम्पिडेंस। आपसे आप जैसे दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यदि आपको V इक्वल टू कोई सर्किट, मान लो 4 माइक्रोफैराड, सॉरी इंडक्टेंस है ना, 2 हेनरी 2H, सिंपल हेनरी का H से करते हैं, राइट। और सप्लाई वोल्टेज इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट, हाँ हेनरी का यूनिट हो गया, इंडक्टेंस का यूनिट, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी H, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। तो सप्लाई वोल्टेज मान लो 10 साइन 30t दिया हुआ, 10 साइन 30 डिग्री। अब आपसे कहता है फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट।
तो कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आई नॉट निकालना होगा। आई नॉट क्या है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। वी नॉट कितना है यहाँ 10 पुट कर देंगे 10। अच्छा एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, यही है ना ओमेगा एल। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा यहाँ पर कितना है 30, तो 30 रख देंगे। 30 कहाँ दिया है? ये 30 और एल 2 दिया हुआ है 2, ठीक है। कट करके 1/6 आ जाएगा एम्पियर। अब इसको यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/6 साइन 30t माइनस पाई बाई टू। आंसर क्या आ गया मेरा, I इक्वल टू 1/6 साइन 30t माइनस पाई बाई टू। काम खत्म। इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, इसी तरह का करंट आपको क्वेश्चन पूछेगा। समटाइम्स करेगा कि इंडक्टिव इम्पीडेंस निकालिए ओमेगा एल, फ्रीक्वेंसी देकर पूछते हैं। हाँ ओमेगा एल कहेगा निकालने के लिए इंडक्टिव इम्पीडेंस। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ है यहाँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। क्लियर है। एक इसी में अब वेव डायग्राम देख लें। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले इसका ड्रॉ करते हैं। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया। ये वी नॉट, देखो t इक्वल टू 0 पे 0, पाई बाई 2 पे पिक वैल्यू, साइन पाई पे 0, इसका ड्रॉ कर ले। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जब t इक्वल टू 0 करते हैं, t इक्वल टू 0 करते हैं तो आई क्या आ रहा, साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस पाई बाई 2, तो पहले तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, यानी माइनस आई नॉट। जब t इक्वल टू 0 पुट करने पर ये वैल्यू क्या दे रहा, माइनस आई नॉट। कोई दिक्कत, t 0 साइन माइनस पाई बाई 2, माइनस बाहर निकल साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 यानी आई नॉट। t इक्वल टू 0 होने पर मेरा वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस आई नॉट, और यहाँ पर 0। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है। जब ये 0 होगा तो ये पिक देगा, जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट पिक देगा, ठीक है। अब जब ये पिक होगा तो ये 0 देगा, और ये भी यहाँ पर 0 आया, ये मैक्सिमम देगा, लाइक दैट ग्राफ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेगा, वेव डायग्राम इस तरह का हो गया। अब वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में फिर कैपेसिटेंस वाला कर लेते हैं।